गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग अर्थात अधिगम एवं शिक्षण के यूनिट 4 का सेकेंड टॉपिक समझाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आज आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि अपना चौथा टॉपिक कौन सा है। तो ये टॉपिक है अधिगम परिणाम पर निर्णय। किसी भी कार्य योजना को पूर्ण करने के पश्चात हम उसके प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करने के पश्चात हम उससे संबंधित अनेक निर्णय लेते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि जो भी कार्य योजना पूर्ण कर लेते हैं तो उसके पश्चात उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद हम उससे संबंधित अनेक निर्णय लेते हैं। किसी भी कार्य योजना को पूर्ण करने में प्रशासक सबसे महत्वपूर्ण कार्य अधिगम परिणामों पर निर्णय लेना होता है। वह प्रतिदिन छोटे के अनेकों निर्णय लेता है। यदि निर्णय ठीक तरह से समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है तो उसके परिणाम सभी को अच्छे प्राप्त होते हैं। किंतु कोई प्रशासक समस्या के पहलुओं पर बिना विचार किए निर्णय लेता है तो उसका परिणाम न केवल उनको भुगतना पड़ता है बल्कि उसका परिणाम उससे संबंधित सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उस निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर सोच समझ कर नहीं निर्णय लेते हैं तो क्या होगा, जो है उसका परिणाम केवल गलत होगा बल्कि उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उस पर उसका गलत असर भी पड़ता है कि नहीं। तो समाधान जिसके परिणाम स्वरूप समस्या समाधान के स्थान पर अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि अगर सोच समझ कर निर्णय नहीं लेंगे तो जो समस्या समाधान के जो निर्णय ले रहे हैं उससे और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रशासक को यह चाहिए कि निर्णय लेने से पूर्व समस्याओं के प्रत्येक पहलू पर गहराई से विचार करे और समस्या के विश्लेषण के आधार पर ही कोई निर्णय ले, है ना। कहने का मतलब है कि जो भी हमें निर्णय लेना है उससे पूर्व समस्या के एक एक पहलू पर, है ना, गहराई से विचार करें और विचार करने के बाद तब उसके आधार पर हम निर्णय लें, अन्यथा वह लिया गया निर्णय हमारा गलत होता है। अगला है कि निर्णय प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश। प्रशासक को बिना किसी भय या शंका से दूर रहकर बिना किसी दबाव के निर्णय लेना होता है। कहने का मतलब जब वो कोई निर्णय ले तो उस पर किसी का दबाव ना हो, कोई भय ना हो। अगर भय और दबाव होगा तो वह सही प्रकार से निर्णय नहीं ले सकता है। यदि निर्णय लेने में असमर्थ रहता है तो उसके व्यक्तित्व में उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु आत्मविश्वास का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकों को निर्णय लेने हेतु स्वयं रूपरेखा बनाने चाहिए जिसको वह याद रखे और उसी रूपरेखा को आधार बनाते हुए अपने निर्णय शक्ति को सुदृढ़ बनाना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि देखिए भाई, कोई भी निर्णय लेंगे तो जब तक आपको आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कोई जो है निर्णय नहीं ले सकते हैं, है ना। इसके लिए प्रशासक को सबसे पहले समस्या के इतिहास को जानना चाहिए और भविष्य में की गई त्रुटियों से सीख लेना चाहिए, तत्पश्चात उससे संबंधित निर्णय लेना चाहिए। कहने का मतलब इससे संबंधित जो भी भविष्य में निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि उस स्थिति में किस प्रकार के निर्णय लिए गए तो क्या उसका परिणाम हुआ। अतः उससे थोड़ा सीख करके तब संबंधित निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होती है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जिससे समस्या का समाधान निकाला जाता है, ठीक है ना। तो निर्णय लेने के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने की रूपरेखा तैयार की जाती है। निर्णय लेने का अर्थ अनेक विकल्पों में से उचित विकल्पों को चुनकर समस्या का समाधान करना होता है। कहने का मतलब कोई समस्या है और समस्या का समाधान करना है तो समाधान के लिए जब कई सारे विकल्प आपको दिखाई पड़ रहे हों तो कई सारे विकल्पों में से जो सबसे उचित विकल्प होता है, सबसे उत्तम विकल्प होता है, उसको चुनना ही सही निर्णय कहलाता है क्योंकि उसी के द्वारा समस्या का समाधान करना होता है, ठीक है ना। प्रशासक कभी कभी निर्णय लेने में संकोच करता है और निर्णय नहीं ले पाता है। इसका कारण उसमें आत्मविश्वास का अभाव नहीं होता बल्कि अनेक समस्याएं उसके सामने रहती हैं जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। देखिए, कभी कभी ये माना जाता है कि जो वो निर्णय ले रहा है तो वो संकोच कर रहा है ना।
तो संकोच करने का मतलब ये नहीं है कि जो है उसमें आत्मविश्वास का अभाव है या आत्मविश्वास की कमी है। हो सकता है कि जो कुछ भी संकोच कर रहा है उसके पीछे कोई और कारण हो। तो जानते हैं कि और कारण क्या हो सकते हैं। तो प्रक्रिया संबंधी कारण सबसे पहला है इसमें कि समस्या का अनुपयुक्त तथा अस्पष्ट परिभाषीकरण होना। हो सकता है कि किसी प्रक्रिया में या किसी परिस्थिति में जब हमको निर्णय लेना हो तो समस्या का अनुपयुक्त माने जो उपयुक्त न हो तथा अस्पष्ट परिभाषीकरण माने उसको अस्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया हो, तो ऐसे परिस्थितियों में निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। दूसरा है कि समस्या के संबंध में निर्णय लेने के पूर्ण समुचित विश्वसनीय तत्वों का अभाव। ये भी दूसरा कारण है कि समस्या के संबंध में जब हम निर्णय लेने जा रहे हों तो उस समय विश्वसनीय तत्वों का अभाव हो। तो जब विश्वसनीय तत्वों का अभाव होगा तो हम समस्या के संबंध में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। तीसरा है कि निर्णय प्रभाव का समुचित मूल्यांकन न होना। कहने का मतलब अगर कोई समस्या है और उस समस्या समाधान के लिए हमें कई सारे विकल्प दिख रहे हैं और उस विकल्पों में से चुन करके निर्णय करना है कि भाई कौन सा हमारा जो प्रभाव को जो विकल्प है वो ज़्यादा उचित है, तो हो सकता है कि ऐसे में समुचित मूल्यांकन न कर पाए व्यक्ति, न समझ पाए कि कौन वास्तव में सही है और उससे गलती हो जाए। दूसरा है कि मानवीकरण। बाह्य दबाव के कारण निर्णय में पक्षपात कर लेना। कहने का मतलब है कि कुछ मानवीय कारण भी होते हैं गलत निर्णय लेने में। तो वो क्या हो सकते हैं? बाह्य दबाव के कारण निर्णय में पक्षपात कर लेना, है ना। यानी जो कोई बाहरी दबाव है या मानसिक दबाव है या किसी व्यक्ति विशेष का दबाव होता है तो उसमें भी निर्णय पक्षपातपूर्ण हो जाता है। दूसरा है कि हठ धर्मिता के कारण सही निर्णय न ले पाना। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है कि नहीं वो इतना हठी होता है कि नहीं, इस समस्या का समाधान इस विकल्प के द्वारा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हठ धर्मा के कारण जो है सही निर्णय का चयन न कर पाए और वो गलत निर्णय ले ले। और तीसरा है कि व्यक्तित्व स्वार्थ के कारण, यानी व्यक्ति जो है स्वार्थ के कारण सही निर्णय को न लिया जाना। कहने का मतलब कभी कभी व्यक्ति जो है व्यक्ति विशेष का अपना कोई स्वार्थ होता है तो स्वार्थ के कारण भी कभी कभी सही निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि निर्णय के प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है दैनिक सामान्य निर्णय, है ना। दैनिक सामान्य निर्णय में आपको तीन तरह के निर्णय लेने होते हैं। तो पहला है नीतिगत निर्णय, दूसरा है व्यक्तिगत निर्णय और तीसरा है सामूहिक निर्णय। तो चलिए जानते हैं कि ये निर्णय कैसे कैसे होते हैं। तो जो दैनिक सामान्य निर्णय होते हैं इसमें जो है क्या होता है, रोज़, है ना, रोज़ का निर्णय करना होता है जिसमें निर्णय हमेशा बदलते रहते हैं। मैंने प्रतिदिन जो कोई छोटे मोटे निर्णय लेने होते हैं, है ना, प्रतिदिन जो भी हम कार्य विशेष में कोई निर्णय लेते हैं वह निर्णय मतलब इस पॉइंट के अंतर्गत आता है ना, दैनिक निर्णय, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं। दूसरा है नीतिगत निर्णय। इसमें कुछ समय अवधि तक निर्णय रहती है। इसमें जब तक नया निर्णय लागू नहीं रहता है तब तक स्थायी रहता है। कहने के बाद कोई नीतिगत निर्णय है ना, जैसे कोई नीति बनाना है, कोई पॉलिसी बनाना है ना, तो जो पहले की पॉलिसी चली आ रही है वो तब तक रहेगी जब तक ये दूसरी पॉलिसी नहीं बन जाती है, लागू हो जाती है ना। तो वह वैसे नीतिगत निर्णय भी होते हैं। कुछ व्यक्तिगत निर्णय भी होते हैं। इसमें व्यक्ति का अपना निर्णय रहता है ना। व्यक्ति माने व्यक्ति विशेष का निर्णय, तो जिसमें व्यक्ति विशेष अपना खुद का निर्णय लेता है। और दूसरा है सामूहिक निर्णय। इसमें व्यक्ति समूह के सभी व्यक्ति के लिए निर्णय लेता है। कहने का मतलब सामूहिक निर्णय का मतलब होता है कि जैसे कक्षा में कोई निर्णय हो रहा है तो सभी बच्चे मिलकर के उसके निर्णय लो, उसको सामूहिक निर्णय कहते हैं, है ना। और फिर अब आता है कि अधिगम परिणाम पर निर्णय हेतु मापदंड, है ना, यानी अधिगम परिणाम पर निर्णय के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। तो देखिए, निर्णय लेना एक कला है, बिल्कुल कला है। न तो कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं सही निर्णय ले लेता है ना। आपने कहा होगा, सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी को कह देता है कि आपका लिया गया निर्णय सही नहीं था, है ना। कहने का मतलब कि निर्णय एक कला है। कोई व्यक्ति तब निर्णय लेता है ना, जब निर्णय लेता है
तो उसको समस्या के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार करना होता है ना। देखिए, कोई भी निर्णय, किसी संबंध में कोई निर्णय लेना है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपके सामने पहलू हैं समस्या के, उन समस्या के पहलुओं पर गहनता से विचार करना होगा, है ना। अगर गहनता से नहीं विचार करते हैं तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। तो शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को भी अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, है ना, तो प्रिंसिपल को भी बहुत सारे निर्णय जो है लेने पड़ते हैं, है ना, संस्था के हित में। तो उनको भी यदि निर्णय लेते समय प्रशासक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा तो वह निश्चय ही सही समय पर सही निर्णय ले सकेगा। कहने का मतलब कि सही समय पर सही निर्णय का लेना ही एक कला है ना। तो अगर कोई भी प्रशासक है और सही समय पर सही निर्णय लेता है तभी वह समस्या का समाधान कर सकता है। तो सही निर्णय लेने में क्या बातें आती हैं, तो पहला है प्रशासक का क्रिया प्रधान होना। मतलब निर्णय लेने के लिए प्रशासक को क्रिया प्रधान होना चाहिए, मैंने खुद को भी उसको कार्य करना चाहिए। प्रशासक का क्रिया प्रधान होने से प्रशासक अपने संस्था के सभी क्रियाकलापों से अच्छी प्रशासक का क्रिया प्रधान होने पर प्रशासक अपने संस्था के सभी क्रियाकलापों से अच्छी तरह से परिचित होता है ना। जब कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी समस्या उसके सामने आती है तो वह समस्या के सभी पहलुओं से परिचित होता है ना। तब परिचित होने के बाद उससे संबंधित कोई निर्णय लेता है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने संस्थान के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। देखिए, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो संस्था को ध्यान में रख करके, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल कोई निर्णय लेता है तो अपने खुद के ध्यान में रख कर लेता है, नहीं। कोई भी निर्णय लेता है अगर प्राचार्य या प्रशासक तो संस्था को ध्यान में लेता है, जिससे उसके संस्थान के कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा, है ना। अगर व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेता है, स्वार्थ के लिए अपने लिए निर्णय लेता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्णय लेता है तो सही सुचारू रूप से संस्थान नहीं चल पाएगा, है ना। लेकिन वही निर्णय जब संस्थान को ध्यान में रखकर करता है तो संस्थान जो है सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। दूसरा है कि अधिगम प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों से अपने सहयोगियों को अवगत कराना। देखिए, परिवर्तनों से अवगत कराने से हमारा तात्पर्य है कि यदि किसी संस्थान में उचित और उपयोगी क्रियाओं को प्रारंभ करना है तो प्रशासक को संस्थान के सभी संबंधित व्यक्तियों को होने, है ना, वाली परिवर्तन से अवगत कराना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई प्रशासक ही है, कोई संस्थान के संबंध में निर्णय ले रहा है तो उन निर्णयों को लेने से पहले अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या उनके संबंधित जो व्यक्ति हैं, है ना, उनसे ज़रूर वार्तालाप करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और उस परिवर्तनों को उस पर बलपूर्वक न थोपकर उनकी राय से निर्णय लेना चाहिए। और मान लीजिए जैसे शिक्षकों से संबंधित कोई निर्णय लेना है या ऑफिस के कर्मचारियों के संबंध में कोई निर्णय लेना है तो ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए जिसमें वो बलपूर्वक उनको थोपा जा रहा है। इस प्रकार से लिए गए निर्णय से किसी भी संबंधित व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होती है। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाएगा तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी और कोई समस्या आगे पैदा भी नहीं होगी और निर्णय का क्रियान्वयन भी सही तरीके से हो सकेगा, है ना। और जो निर्णय आप ले रहे हैं उसका सही रूप से फॉलो भी हो पाएगा। अगला है कि संस्थान के आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, कोई भी आप किसी भी संबंध में कोई निर्णय ले रहे हैं तो उससे संबंधित जो आगे पीछे या इन्स आउट जो भी हैं उसको तो ध्यान में रखना ही होता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि प्रशासक को निर्णय लेते समय संस्थान की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब आंतरिक और बाह्य, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नीतियों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। आंतरिक नीतियों से तात्पर्य उन नीतियों से है जिसमें प्रशासक स्वयं विचार करते हुए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है ना। वहीं जो बाह्य निर्णय होते हैं, बाह्य निर्णय से तात्पर्य वे होते हैं जिसमें विद्यालय को बाहर से आदेश दिया जाता है और उद्देश्य का अनुपालन विद्यालय प्रशासन को करना पड़ता है। अतः प्रशासक को सभी नीतियों में संतुलन बनाकर ही निर्णय लेना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रशासक कोई निर्णय लेता है तो चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य निर्णय लेना हो, उसमें संतुलन बना के चलना होता है ना। अगर वो संतुलन बना के नहीं चलेगा तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता है। अगला है संस्थान के वातावरण का ध्यान। देखिए, निर्णय लेते समय प्रशासक को संस्थान के वातावरण, नैतिक मूल्य,
प्रशासनिक संरचना एवं कर्मचारियों तथा शिक्षकों की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो आपको निर्णय लेना है तो उस समय प्रशासक को क्या करना चाहिए, संस्थान के वातावरण के, उसके जो नैतिक मूल्य हैं या जो प्रशासनिक संरचना है, शिक्षकों की प्रवृत्तियों का, हैं, कर्मचारियों के मनोवृत्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसकी अवहेलना करने पर कोई भी निर्णय कार्य रूप से परिणित नहीं हो सकता है। अगर इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो लिया गया निर्णय सही रूप से कार्य रूप में नहीं उसको परिणित किया जा सकता है। अतः प्रशासक को निर्णय लेते समय अपने संस्थान के वातावरण के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, तत्पश्चात कोई निर्णय लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी निर्णय लीजिए तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर निर्णय लीजिए। अगर नहीं ध्यान में रख कर लीजिएगा तो लिया गया निर्णय सही नहीं कहलाएगा। अगला है कि निर्णयों को बलपूर्वक थोपने की अपेक्षा, है ना, उपेक्षा। किसी भी परिस्थिति में लिए गए निर्णय को दूसरी परिस्थिति में बलपूर्वक नहीं थोपा जाना चाहिए। परिस्थिति विशेष की समस्या समाधान हेतु लिए गए निर्णयों का सामान्यीकरण करना गलत है। ऐसा करने से न केवल संस्थान की गतिविधियों को ठेस पहुंचता है, वरन समस्याओं की क्रियाओं से सभी व्यक्तियों का विश्वास उठ जाएगा। अतः निर्णयों को बलपूर्वक थोपने की अपेक्षा नहीं करना है। देखिए, किसी भी प्रशासक को कोई जो निर्णय ले रहा है वैसा निर्णय न ले कि अपने कर्मचारियों पर या शिक्षकों पर बलपूर्वक उसको थोपे कि नहीं आपको ये ऐसा करना ही है, क्योंकि अगर इस प्रकार का करेंगे तो फिर वो सही निर्णय नहीं कहलाएगा। अगला है कि निर्णय से संबंधित रूपरेखा का निर्माण। निर्णय लेने के सर्वप्रथम प्रशासक के वातावरण का निर्माण कर लेना चाहिए। उसके बाद उससे संबंधित नवीन क्रियाओं का विकसित करना चाहिए तथा उसका मूल्यांकन करना चाहिए, और उस मूल्यांकन के आधार पर संस्थान के प्रत्येक क्रिया को करने हेतु रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है, और उस रूपरेखा के आधार पर ही संस्थान को संबंधित कोई निर्णय लेना चाहिए, है कि नहीं। अगला है कि निर्णय से संबंधित तथ्यों का संकलन। संस्थान से संबंधित शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक क्रियाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करना भी आवश्यक है, और उन तथ्यों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय आसानी से सबके लिए हितकर होता है। अतः प्रशासक को निर्णय लेते समय उससे संबंधित तथ्यों को संकलित कर लेना चाहिए, तत्पश्चात निर्णय लेना चाहिए। कहने के बाद जिस संबंध में भी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं आप, उस से संबंधित अगर कोई भविष्य मतलब भूत समय में अगर कोई समस्या लिया गया है, पीछे कोई भूत काल से मतलब कोई जो पीछे समस्या लिया गया उस समस्या उसका निर्णयों को थोड़ा ध्यान करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो निर्णय जो लिए गए थे वो कितना सही है, उसमें क्या गलत है, तो उसमें क्या संशोधन किया जाता है, तब निर्णय लिया जाना चाहिए, तो वह सही निर्णय होता है। सही समय की पहचान। निर्णय लेने के लिए प्रशासक को चाहिए कि वो अपने संस्थान से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तथा खुली, है ना, सभी संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने के बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय ले कि उचित समय है या नहीं। देखिए, कोई भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने का एक उचित समय होता है ना। अगर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तब तो वह कारगर होता है, लेकिन वही जब सही समय बीत जाने पर आप निर्णय लेते हैं तो फिर वही होगा, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, है ना। तो कहने का मतलब सही समय पर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय को देखकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर सही निर्णय मान लीजिए नहीं समय पर लेते हैं तो वह निर्णय सही नहीं होगा, है ना। तो हर चीज़ का एक उचित और पर्याप्त समय होता है, तो उचित समय पर उचित निर्णय आप लेते हैं तो उसका तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन समय बीत जाने पर अगर कोई सही भी निर्णय, कितना भी सही निर्णय है अगर लेते हैं तो वो फिर उचित निर्णय नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि मेरे आज के वीडियो से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि निर्णय कैसे लेना चाहिए, निर्णय लेते समय क्या सावधानियाँ होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।